नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर। बात करेंगे आज की सबसे बड़ी और ताजा ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की। सबसे पहले आपको बताएंगे कि अमेरिका को खुले तौर पर चाइना ने चेतावनी देते हुए 9/11 जैसे हमले कराने और अमेरिका को पूरी तरह से बर्बाद करने को लेकर हुंकार भर रहा है। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों किस तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान जैसे बड़े देश को एक आतंकवादी संगठन के हाथ में सौंप दिया है। लेकिन दोस्तों अमेरिका की तरफ से तुष्टिकरण की राजनीति एक बार फिर से शुरू की गई है और तालिबान को बड़ी संख्या में मदद करने का ऐलान किया गया है। कितना मदद करने जा रहा है अमेरिका, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, या इसे आप एक तरह से फंडिंग कह सकते हैं। कितनी फंडिंग अमेरिका करने जा रहा है, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट में बताएंगे आपको अमरुल्लाह सालेह के घर से 6.5 मिलियन डॉलर से ज्यादा पैसे जब्त किए गए हैं। और इसी के साथ में युद्ध अभ्यास में भारत ने चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देश के सामने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया है। और पाकिस्तान की सेना भी भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को देखकर पलक तक नहीं झुका रहे थे। दोस्तों बताएंगे आपको युद्ध अभ्यास से और भी क्या बड़ी अपडेट आई है। इसी के साथ में चलेंगे एक और महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, जिसमें दोस्तों दुनिया भर के अंदर बताया जा रहा था कि मुल्ला बरादर की मौत हो गई है, जिसके बाद तालिबान की तरफ से स्पष्टीकरण आया है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि भारत सरकार की जमकर तारीफ करते हुए अमेरिका ने क्या कुछ कहा है, इसकी अपडेट अब तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ चलेंगे और भी महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी तालिबान को लेकर अमेरिका की तुष्टिकरण की राजनीति का विरोध करते हैं और भारत सरकार के द्वारा उठाए जा रहे तालिबान विरोधी एक एक कदम का समर्थन करते हैं, नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करते हुए भारत को विश्व गुरु बनता हुआ देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तालिबान के विरोध में लिए गए कौन से महत्वपूर्ण कदम पर आप लोग समर्थन करते हैं और किस तरह के बदलाव मोदी सरकार को अपनी रणनीति में करनी चाहिए। आप लोग की जो कुछ भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं पहले बड़े समाचार की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि दुनिया भर के अंदर इस्लामिक आतंकवाद विरोध का झंडा ऊपर किया अमेरिका ने। जिस तरह से तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता सौंप दी, उसके बाद से भारत जैसे पड़ोसी देशों के लिए भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि तालिबान दुनिया भर के अंदर किस तरह से आतंक मचाएगा, इसको लेकर चीन की सरकार ने अमेरिका को एक बार फिर से 9/11 जैसे घाव देने की धमकी दे दी है। आपको बता दें कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया कि अमेरिका चीन को अपना दुश्मन मानकर बड़ी भूल कर रहा है। चेतावनी देते हुए कहा गया कि अमेरिका अगर अपना रवैया इसी तरह का रखता है तो आतंक इसका फायदा उठा लेगा और भविष्य में 9/11 जैसी दूसरी घटना अमेरिका में देखने को मिलेगी। हमला दूसरी बार भी दोहराया जा सकता है। खुले तौर पर दोस्तों चीन की तरफ से चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अमेरिका में हमला करा देंगे, 9/11 जैसे हमले करा देंगे। और इस बात के ये साफ संकेत है कि अमेरिका का प्रभुत्व पूरी दुनिया के अंदर लगातार कमजोर होता जा रहा है। यहाँ तक कि चीन जैसे देश जिसके सिंजियांग प्रांत में खुद नाजुक स्थिति है, वो अमेरिका को ऐसी चेतावनी देते हुए ये बातें कर रहा है और धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। कह रहा है कि 9/11 जैसे हमले हो जाएंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि चीन अब किस तरह से अमेरिका को संकेत दे रहा है कि अफगानिस्तान में चीन किसी भी वक्त किसी भी आतंकवादी संगठन को तैयार करके अमेरिका पर भी हमला करा सकता है। इसीलिए सीधे तौर पर यह चेतावनी अमेरिका के लिए है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए है और चाइना की तरफ से दी गई है। इसीलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और एक तरह से चाइना को ये बातें तब बोलनी पड़ी जब अमेरिका ने सवाल खड़ा करते हुए सिंजियांग प्रांत के अंदर उइगर मुस्लिमों के साथ चल रहे उत्पीड़न को लेकर सवाल खड़े किए। चीन के द्वारा बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर सवाल ये खड़ा होता है कि अमेरिका और चीन की लड़ाई में कहीं ना कहीं फायदा इस्लामिक आतंकवादियों को मिल सकता है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय रहेगी, इस पर लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि दुनिया भर के अंदर आतंकवाद के खिलाफ विरोध करने को लेकर तथाकथित झंडा उठाए अमेरिका ने। जिस तरह से तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता आसानी से हथियाने दिया, उसके बाद अब ये अपडेट आई है जिसमें अफगानिस्तान की आर्थिक मदद करने के लिए अब अमेरिका ने 64 मिलियन डॉलर देने का ऐलान किया है। आपको बता दें अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे और अंतरिम सरकार के गठन के बाद अमेरिका ने सोमवार यानी बीते दिन ये घोषणा की है कि अमेरिका की जनता के लिए तकरीबन 64 मिलियन डॉलर की मदद की जाएगी। मीडिया हाउस टोलो की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत ने आर्थिक सहायता को मानवीय सहायता के रूप में बताया है। उन्होंने यूएन में कहा कि अफगानिस्तान की स्थिति काफी गंभीर है। ऐसे में अमेरिका ने मानवता के तौर पर सहायता करने के लिए फैसला लिया है। लेकिन अफगानिस्तान में जिस तरह की सरकार चल रही है, अगर अमेरिका पैसा दे भी देता है तो जनता तक तो नहीं पहुंचेगा और बीच में ही दोस्तों इन पैसों के बम गोले तक खरीदे जाएंगे और आसपास के पड़ोसी देशों में भी इस दान के पैसे से आतंक फैलाया जा सकता है। इस पर आप लोगों की क्या कुछ राय रहेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अफगानिस्तान में अब तालिबानी राज लगभग पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। और ऐसे में दोस्तों तालिबान ने दावा किया है कि पंजशीर में जंग लड़ रहे अमरुल्लाह सालेह के घर से $6.5 मिलियन और 18 सोने
की ईंट जब्त की गई है। तालिबान की ओर से सोमवार को यह दावा किया गया है कि तालिबान की सांस्कृतिक आयोग और मल्टीमीडिया शाखा के प्रमुख अहमदुल्ला ने वीडियो शेयर करते हुए ये जानकारी दी है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार जिनकी चल रही है वे लोग आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। और इसी के साथ में दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर देश भर के साथ साथ दुनिया भर के अंदर ये खबरें आ रही थी कि मुल्ला बरदार की मौत हो चुकी है। और ये सोशल मीडिया पर ये जानकारी काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसके बाद तालिबान की तरफ से पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण सामने आया है। दरअसल दोस्तों हाल फिलहाल के अंदर आपने देखा था जिस तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा किया गया, उसके बाद बंदर बांट करने के लिए एक दूसरे पर गोलीबारी तक की गई। और ऐसे में इस गोलीबारी के दौरान मुल्ला बरादर की मौत को लेकर दावे किए जाने लगे, जिसको लेकर अब ये अपडेट आई है। मुल्ला बरादर की तरफ से एक ऑडियो क्लिप जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मीडिया में मेरी मौत की खबरें थी। पिछले कुछ रातों से मैं यात्रा कर रहा हूँ। मैं इस समय जहाँ पर भी हूँ मेरे सभी भाई और दोस्त ठीक हैं। उसने आगे कहा कि मीडिया हमेशा नकली प्रचार प्रकाशित करता है, इसलिए उन सभी झूठी खबरों को बहादुरी से खारिज करें। मैं आपको 100% पुष्टि करता हूं कि कोई समस्या नहीं है। आपको बताते चले कि इस तरह से ऑडियो जारी किए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले कई सारे मुस्लिम बुद्धिजीवी तथाकथित कहते थे कि इंटरनेट यूज करना भी इस्लाम में हराम है, लेकिन इसके बावजूद शरिया का रूल स्थापित करने में लगे ये लोग अब इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह की अफवाहों का खंडन भी कर रहे हैं। इस पर आप लोगों की क्या कुछ राय रहेगी, लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर सरकार बनाने के लिए तालिबान की खुले तौर पर मदद कर रहा है। और ये समस्या भारत के लिए नहीं बल्कि आसपास के भी पड़ोसी देशों के लिए है। दरअसल दोस्तों भारत सरकार जहां पर पूरे मामले को लेकर अलर्ट है, वहीं पर ईरान के वरिष्ठ सांसद ने अफगानिस्तान के अंदर देश के पूर्व राजदूत फदा हुसैन मालेकी ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार और उसके खुफिया विभाग की ओर से अफगानिस्तान में साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके कैसे भी अपने समर्थित किसी नेता को बड़े ऊंचे पद पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल दोस्तों इसमें कहा गया कि आईएसआई की तरफ से दिन रात बैठकें की जा रही है और इन बैठकों में तय किया जा रहा है कि कैसी सरकार का गठन किया जाएगा, किस तरह की सरकार आगे चलेगी। और ईरान ने भी इस पूरे मामले को लेकर चिंता जाहिर की है। वहीं पर आपको बता दें कि अफगानिस्तान के अंदर नाजुक व चुनौतीपूर्ण हालात से गुजर रहा है पूरा देश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठक को संबोधित करते हुए चिंता जाहिर की है और उन्होंने कहा कि देश में शांति को स्थापित करना हमारी सबसे प्राथमिकता है और इसीलिए जनता को बड़े मुश्किल के दौर से अभी गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हम आशा करते हैं कि जल्द ही सब कुछ अफगानिस्तान के अंदर सामान्य हो जाएगा। इसी के साथ में दुनिया भर के और देशों ने भी मानव अधिकार खासकर महिला अधिकारों को पुनः स्थापित करने के लिए तालिबानी हुक्मरानों से कह दिया है। हालांकि शरिया में ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो ये लोग पालन तो करेंगे नहीं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें रूस के अंदर क्या चुनाव हार जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। दरअसल दोस्तों रूस के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को करारा झटका लग सकता है। एक चुनाव के पूर्व आए जनमत में कहा गया है कि अभी की स्थिति व्लादिमीर पुतिन के लिए ठीक नहीं है। उनको यानी उनकी पार्टी को यूनाइटेड रशिया पार्टी को 27% वोट मिल सकता है, जिसकी संभावनाएं जताई गई है। ऐसा हुआ तो रूस की संसद जिसको ड्यूमा कहा जाता है उसमें पार्टी के लिए निर्णायक बहुमत हासिल करना काफी कठिन हो जाएगा। रूस में संसदीय चुनाव के लिए मतदान 17 सितंबर से होने वाले हैं और 19 सितंबर को समाप्त होंगे। उन्हीं 3 दिन के अंदर रूस के 39 क्षेत्रीय ड्यूमा के चुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे। साथ ही 9 क्षेत्रीय गवर्नरों के चुनाव को भी संपन्न किया जाएगा। रूसी मीडिया में छपी जानकारी में बताया गया है कि मतदान प्रतिशत कम रहने को लेकर ये संभावनाएं जताई गई है। लगभग 45% लोगों ने ही वोट डाला है, जिसके कारण माना जा रहा है कि असली चुनाव में भी इतने ही वोट पड़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो व्लादिमीर पुतिन के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। हालांकि व्लादिमीर पुतिन का भी चुनाव जीतना काफी जरूरी है, क्योंकि उनके जैसे मजबूत नेतृत्व की वजह से ही अफगानिस्तान से तालिबान जो इधर उधर आस पड़ोस के देशों के अंदर अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, आतंकवादी तत्वों को समर्थन देने की कोशिश कर रहा है, उस पर लगाम लगाई जा सकती है। अब देखते हैं कि रूस की जनता क्या तय करती है। आप लोगों की क्या कुछ इस पर राय रहेगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं आपको बता दें कि गाजा पट्टी की तरफ एक बार फिर से इजराइल के रॉकेट दागे जाने का अभियान शुरू हो चुका है। दरअसल दोस्तों कुछ दिन पहले एक बड़ी अपडेट सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से इजराइल की सेंट्रल जेल से 3 फिलिस्तीन से जुड़े हुए आतंकवादी संगठन के लोगों ने जेल में सुरंग खोदकर भाग गए, जिसके बाद इजरायली सेना पूरी तरह से अलर्ट है। और हमास जैसे आतंकवादी संगठन जो फिलिस्तीन को आजाद कराने की बातें करता है, उसने इजरायली सैनिकों पर कई जगह हमले भी किए हैं, जिस पर इजराइल की सेना ने कहा है कि हमास ने हमारे इलाके में 3 रॉकेट से हमला किया है। अब आगे आने वाले दिनों के अंदर इन रॉकेट की बौछार की जाएगी और इनको जन्नत की यात्रा पर भेजी जाएगी। इसी के साथ में इजराइल की इस धमकी के बाद एक बात तय है कि गाजा पट्टी के अंदर एक बार फिर से गोले बम बारूद बरसते दिखाई देंगे, क्योंकि हमास जैसा आतंकवादी संगठन आए दिन इजराइल को चेतावनी देता रहता है और यहाँ तक कि इजराइल के आम जनता वाले इलाकों के अंदर भी हमले करके दहशत उत्पन्न करने
करने की कोशिश करता है। इसके पीछे आप लोग जानते हैं किसका हाथ है, उन सभी मुस्लिम देशों का जो फिलिस्तीन की आजादी की मांग करते हैं। और इसी के साथ में अब इजराइल इस पूरे मामले पर एक बार फिर से ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे कई जन्मों तक हमास जैसे आतंकवादी संगठन को ये सबक याद रहेंगे। और एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसमें आपको बता दें दोस्तों कि दुनिया भर के बड़े देशों ने मिलकर एक बड़े युद्ध अभ्यास का आयोजन किया था जिसका नाम था जपाड 2021, जिसमें चीन और पाकिस्तान के साथ साथ भारत और आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे सेंट्रल एशिया का देश हो या फिर एशिया के देश हो, सभी ने मिलकर युद्ध अभ्यास करने का निर्णय लिया था। और ये वार्षिक युद्ध अभ्यास होता है। आपको बता दें भारतीय सेना की तरफ से अपना शौर्य दिखाया गया है। दरअसल दोस्तों रूस के निझनिया इलाके के अंदर भारत रूस समेत 17 देशों की सेनाओं के साथ अपना दमखम दिखा रहा है। 9 सितंबर से शुरू हुए जैपेड 2021 युद्ध अभ्यास 16 सितंबर तक जारी रहेंगे। भारतीय सेना और वायु सेना के कमांडोज ने भी अपना दमखम दिखाया है, जिसका वीडियो ADGPI की तरफ से जारी किए गए हैं। इस वीडियो में भारतीय कमांडर सैकड़ों मीटर की हाइट से जंप लगाते हुए अपने शौर्य का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि भारतीय सेना के मुताबिक करीब 200 सैनिक भारत के इस पूरे युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इसी के साथ में रूस की सरकार के मुताबिक मंगोलिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे कई सारे देश शामिल हैं और पाकिस्तान, चीन की सेना भी शामिल है। पाकिस्तानी सैनिक छोटे मोटे करतब दिखाकर अपना मन बहला रहे थे, लेकिन भारतीय सेना ने जो कर दिखाया, इतनी ऊंचाई पर जाकर करतब करके दिखाया है, यह अपने आप में भारतीय सेना के हिमालय जैसे ऊंचे मनोबल को दिखाता है। रूस और बेलारूस के औपचारिक रूप से भी एक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि एक और बड़ी अपडेट आ रही है जिसमें जलवायु परिवर्तन आजकल दुनिया भर के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों के बैठक के दौरान सबसे अहम मुद्दों में से एक होता है। और ऐसे में दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर दुनिया भर में भारत का एक अलग ही नाम है। भारत ने जिस तरह से 2016 में हुए पेरिस समझौते को सशब्द जमीन पर उतारा है, उसके बाद से दुनिया भर के सारे पश्चिम देश हो या फिर जितने भी विकसित देश हो, सभी ने माना है भारत का लोहा। इस बीच आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन रोकने की दिशा में भारत के कदम को लेकर अमेरिका ने जमकर तारीफ की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष दूत जॉन कैरी ने महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्य निर्धारण की प्रधानमंत्री की नीति का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने प्रदर्शित किया है कि आर्थिक विकास और स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ लोगों के हितों को भी साध कर देश की प्रगति की जा सकती है। और ऐसे में दुनिया भर के उन सभी विकसित देशों के लिए करारा तमाचा है जो लोग औद्योगिकरण के नाम पर पर्यावरण को दूषित करते हैं। और जब अब जिम्मेदारी लेने का समय है तो पश्चिम के देश पीछे हट जाते हैं, लेकिन भारत जैसे देशों ने पहले भी वातावरण को हमेशा से सर्वोपरि माना है। भारत के वैदिक इतिहास में भी ये हमेशा से दर्ज रहा है, जब जब भारत ने दुनिया भर को प्रकृति के संरक्षण और प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ विकास कैसे किए जा सकते हैं, इन सभी का दुनिया भर को ज्ञान दिया है। और ऐसे में भारत की तारीफ अमेरिका भी कर रहा है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पाकिस्तान के लिए परमाणु बम बनाने वाले डॉक्टर कादिर खान ने अपने प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर नाराजगी जाहिर की है। पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने पिछले कई दिनों से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर खान को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने सोमवार को अपने इलाज में पाकिस्तान की इमरान सरकार के द्वारा उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाया है। डॉक्टर खान ने पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन में कहा कि मैं निराश हूं, ना तो प्रधानमंत्री इमरान खान और ना उनके कैबिनेट से जुड़े हुए किसी सदस्य ने मेरे सेहत के बारे में जानकारी दी है और ना ही कोई जानकारी ली है। यानी आप समझ सकते हैं कितने बड़े वैज्ञानिक के लिए पाकिस्तान के लोग और खासकर उनकी सरकार के लोग कितना सम्मान करते हैं। यानी दूर दूर तक उनकी कोई चर्चाएं नहीं चल रही है इतने बीमार होने के बावजूद। हालांकि भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से लगातार मुलाकात करते रहते हैं, उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में केवल परमाणु बम बनाने का एक ही उद्देश्य था और वो था भारत में दहशतगर्दी फैलाना। और अब अपने उन लोगों को भी याद नहीं कर रहे हैं जिन्होंने ये बनाया था। इसी के साथ में चले एक और बड़ी अपडेट में, जहां पर तानाशाह किम जोंग उन की तरफ से कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे दुनिया भर के अंदर भय का माहौल और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया की आर्थिक स्थिति पहले ही बहुत खराब है, खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। इसके बावजूद वो मिसाइल प्रशिक्षण और परीक्षण करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा है। दुनिया के लिए खतरा बने उत्तर कोरिया ने अब लंबी दूरी की नई क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। तानाशाह किम जोंग उन के नेतृत्व में उत्तर कोरिया ने पिछली बार क्रूज मिसाइल का परीक्षण जनवरी में किया था और एक बार फिर से जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद पर शपथ लेने के बाद अभी तक दोनों देशों के बीच में किसी तरह का कोई समझौता नहीं होने के बाद एक बार फिर से मिसाइल बनाने के अभियान को और तेज कर दिया गया है। वहीं पर आपको बता दें कि कतर के विदेश मंत्री पहुंचे काबुल, तालिबानी सरकार से पहली मुलाकात करते हुए ले रहे हैं जानकारी की कैसी सरकार बनेगी और किस तरह से कतर के साथ में संबंध होंगे, क्योंकि कतर की स्थिति काफी खराब है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ संबंध उसके खराब है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि भारतीय सेना में एक बार फिर से कई सारे जयचंद पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहे थे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सैन्य क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों के क्रियाकलाप पर करीबी नजर रहती है। आगरा के अंदर एक संस्थान से जुड़े हुए कुछ लोगों को
संदिग्ध गतिविधि और गैर कानूनी संचार में लिप्त पाया गया है। हमारी खुफिया एजेंसी ने इनकी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखे हुई थी और बाद में ये जानकारी जो आई है जिसमें पता चला है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल दोस्तों, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह के कुकृत्य में शामिल सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सबसे ज्यादा कठोर दंड दिए जाएंगे। आपको बता दें कि भारतीय सेना को कमजोर करने के लिए इस तरह से ये लोग खुफिया सूचनाएं भारत से प्राप्त करके पाकिस्तान के ISI को पहुंचा रहे थे, यानी भारतीय सेना को कमजोर करने के लिए इस तरह के जयचंद एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सेना ने सबसे पहले हिरासत में लेते हुए इन सभी पर कार्रवाई शुरू कर दिया है। इसी के साथ में आपको बता दें दोस्तों कि देश ने टीकाकरण का आंकड़ा 75 करोड़ के पार पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इतिहास रच दिया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका प्रयास के मंत्र के साथ और विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत लगातार आगे बढ़ाता जा रहा है और नए आयाम गढ़ रहा है। इसी के मद्देनजर आजादी के 75वें वर्ष में भारत ने 75 करोड़ टीकाकरण के आंकड़े को पार कर दिया है। दुनिया भर के देश सोच ही रहे हैं, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं और उनके प्रशासन की तरफ से मजबूती के साथ जमीनी स्तर पर लागू किए जाते हैं, इसी को कहते हैं गुड गवर्नेंस और दुनिया भर में तारीफ भी हो रही है। वहीं आपको बता दें कि भूपेश पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात की जिम्मेदारी ले ली है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली है, लेकिन जो एक बड़ी और गौरव का विषय रहा इस दौरान दोस्तों वो ये कि उन्होंने शपथ के दौरान अपने हाथ में गीता रखा और गीता पर शपथ उन्होंने लेते हुए मुख्यमंत्री के कार्यभार को संभाला है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर सभी लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिंदू समाज के लिए गर्व की बात है कि हमारा मुख्यमंत्री हमारे सबसे पवित्र और दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ पर शपथ ले रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गुजरात के अंदर एक अच्छा शासन देंगे भूपेंद्र पटेल, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना है तो दोस्तों जरूर ही उनमें कौशल की कोई कमी नहीं होगी, ये बात तो पूरी तरह से तय है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि संकट में अफगानिस्तान, साल भर में 97% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में ये चेतावनी देते हुए बातें कही गई है। इसी के साथ में बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं और मीडिया प्रभारी को दिया है चुनावी मंत्र। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से उन सभी लोगों को अपने निशाने पर लिया है जो लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव आते ही मंदिर मंदिर घूम घूम कर हिंदू वोटों को अपने साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार ने इतने मजबूती के साथ जो कानून व्यवस्था दी है, जो विकास को नए आयाम दिए हैं, उसके बाद अब जनता पूरी तरह से बीजेपी के समर्थन में है। और इसी के साथ में उन्होंने अपने प्रवक्ताओं और मीडिया के प्रभारियों को निर्देश दिया है कि चुनावी तैयारियां पूरी तरह से की जाए, सभी लोग अपने कार्यक्रम में जुट जाएं, सभी लोग मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार पिछली बार का भी आंकड़ा पार करेंगे और 325 से ज्यादा सीटें भी जीतेंगे। योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कहा गया कि प्रदेश के अंदर जो विकास किए गए हैं जनता के बीच एक बार फिर से उनको मजबूती के साथ ले जाइए। साथ ही साथ दोस्तों उन सभी लोगों को एक्सपोज कीजिए जो आजकल भगवान श्री राम के चरणों में जा रहे हैं, हालांकि इससे पहले भगवान राम का नाम लेने से कतराते थे। वहीं चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें पंजाब के नुकसान से किसान संगठन पर बरसे कैप्टन अमरिंदर सिंह। हरियाणा के मंत्री बोले, कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भड़काया। इसी के साथ में दोस्तों भवानीपुर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर आदेश जारी किए गए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और अब एक बार फिर से ममता बनर्जी चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची हैं, लेकिन दोस्तों फिर से उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी। सबसे पहले एक मस्जिद में माथा टेकने के लिए पहुंची हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि ममता बनर्जी इसी तरह से चुनाव के दौरान मुस्लिम हितैषी बनकर तुष्टीकरण करने लगती है और इसके बाद से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर प्रदेश में क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश यानी भगवान राम और श्री कृष्ण महादेव की धरती पर पहुंचने जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में एक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको एक भी समाचार अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।